दोस्तों आज हम हाल ही में 2025 में रिलीज हुई एक दिमाग घुमा देने वाली इन्वेस्टिगेशन क्राइम थ्रिलर कहानी देखने वाले हैं। यह एक ऐसी कहानी है जहां अपराध सिर्फ किया नहीं जाता बल्कि पहले शब्दों में बताया जाता है। पुलिस को पहले मरने वाले इंसान का नाम पता चलता है और उसके बाद के 1 घंटे के बाद किलर उसे मारता है। एक असफल और स्ट्रगल करने वाला लेखक अचानक की दुनिया के सामने चौंका देने वाली घोषणा करता है कि वो एक परफेक्ट क्राइम करेगा, न कोई गलती, न कोई सुराग और ना ही पकड़े जाने की कोई गुंजाइश। उसके इस बयान से पुलिस, मीडिया और पूरा शहर दहशत में आ जाता है। हर एक दिन, हर एक घंटा इस लेखक के क्राइम की योजना की तरफ बढ़ता है। पुलिस के सामने हर एक दिन एक एक लोग मरने लगते हैं। तो अब इस केस को सॉल्व करने की जिम्मेदारी डीसीपी नंबी को सौंप दी जाती है। तो सवाल यह है, क्या ऑफिसर नंबी लोगों की मौत के सिलसिले को रोक पाएगा? यही देखेंगे हम आज की धमाकेदार कहानी में, जिसका नाम है आर्यन। IMDb पर मिली है इस फिल्म को 7 आउट ऑफ 10 और आपको ये मूवी जरूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक न्यूज चैनल के स्टूडियो से। आज एक फेमस एक्टर का इंटरव्यू लेने के लिए स्टूडियो में सब कुछ सेट किया जाता है और ये शो लाइव होने वाला है। हम शहर की जनता को देखते हैं, वो लोग जहाँ पर है अपना काम करते हुए ये शो देखने लगते हैं। अब इंटरव्यू शुरू हो जाता है और एंकर नैना कहती है कि आज हम हमारे स्टूडियो में स्वागत करते हैं तमिल सिनेमा में काम करने वाले यंग सुपरस्टार कैलाश का। तो सभी लोग खुशी के साथ तालियां बजाने लगते हैं। नैना आगे कहती है कि तुम्हें इस वक्त हजारों लोग लाइव देख रहे हैं, इसलिए तुम एक्टिंग मत करना, सच बोलना। मैंने सुना है कि तुम्हारे ऊपर फ्रॉड का केस लगा है, तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है? एक्टर कैलाश कहता है कि आप लोग मुझे क्या समझते हो? मीडिया ने बिना सबूत के मुझे अपराधी घोषित कर दिया और जो लोग मेरी सफलता से जलते हैं वो मुझे बदनाम करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आया हूँ, अच्छा दिखता हूँ, बेहतरीन एक्टिंग करता हूँ, तो कहीं उनकी फिल्में ना चले, इसलिए वो लोग मुझ पर ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं। अब तभी अचानक ऑडियंस में से एक आदमी उठ खड़ा होता है। वो कहता है कि वो लोग बेवकूफ है जो तुम्हें हीरो समझते हैं और ये जो तुम्हें अवार्ड मिले हैं ना, वो पैसे फेंकने पर किसी को भी मिलते हैं। अब उसकी ऐसी बात सुनकर सभी ऑडियंस हंसने लगती है। अब एक्टर कैलाश नैना से कहता है कि नैना, ये सब कुछ क्या है? इंटरव्यू ऐसा होगा ये तो पहले डिसाइड नहीं हुआ था, ये बंदा बीच में कहाँ से आ गया? तभी वो आदमी साउथ के बड़े बड़े मेगा स्टार के नाम लेता है, कहता है कि वो बेहतरीन एक्टिंग करते हैं, तुम नहीं। अब कैलाश को गुस्सा आता है, वो अपना माइक वगैरह निकाल कर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी शॉकिंगली वो आदमी गन निकाल कर कैलाश के पैर पर शूट कर देता है। इस घटना से स्टूडियो में और बाहर पब्लिक में हंगामा मच जाता है। सभी लोग घबरा जाते हैं, स्टूडियो से इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह आदमी कहता है कि आप लोग शांत हो जाइए, अपने अपने जगह पर बैठिए, कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता और बाहर से कोई भी अंदर नहीं आ सकता क्योंकि मैंने सारे दरवाजे लॉक कर दिए हैं। अब उस स्टूडियो के चैनल डायरेक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके प्रोग्राम में क्या हो रहा है। अब ये आदमी और किसी को शूट ना करे, इसी डर से सभी ऑडियंस चुपचाप अपनी जगह पर बैठ जाती है। नैना उस आदमी से पूछती है कि तुम कौन हो और ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? तुम्हें तुरंत ही डॉक्टर को बुलाना चाहिए, उस कैलाश का खून बहुत ज्यादा बह रहा है। तो वह आदमी कैलाश से कहता है, तुम एक एक्टर हो इसलिए बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे हो, ये रुमाल लो और पैर पर बांध दो, कुछ नहीं होगा और मेरी बात खत्म होने तक चुपचाप यहीं पर बैठे रहो। आज यहाँ पर एक इंसान की मौत होगी और उसे कोई भी टाल नहीं सकता, ना ही पुलिस और ना ही मैं। अब हम देखते हैं कि ये प्रोग्राम लाइव चल रहा था, तो इस घटना के बारे में तुरंत ही पुलिस को पता चल जाता है और वो लोग तुरंत ही स्टूडियो के बाहर आ जाते हैं। कमिश्नर इंस्पेक्टर कबीर को ये मैटर हैंडल करने के लिए कहता है। स्टूडियो के बाहर पुलिस फोर्स, मीडिया वाले और बाकी के लोग भी पहुंच गए थे। कुछ ऑफिसर्स यहाँ पर सिक्योरिटी वाले से पूछते हैं कि वो आदमी आपके स्टूडियो में गन लेकर कैसे चला गया? तो वो कहता है कि सर, हम सब लोगों की चेकिंग करके ही उन्हें अंदर भेजते हैं, लेकिन पता नहीं उसके पास गन कैसे आ गई। अब उसके बाद शहर में किसी घर में कुछ लोग टीवी देख रहे थे और इस प्रोग्राम में उस आदमी की आवाज सुनकर एक लड़का बहुत ही घबरा जाता है। वो तुरंत ही अपना सामान पैक करके वहां से भागने लगता है, यानी कि इस लड़के का उस आदमी से कोई ना कोई संबंध था। वहीं दूसरी तरफ एक बंदा कन्नन नाम के आदमी को कॉल करता है और बताता है कि भाई, जिस आदमी ने तुमसे दवाई ली थी वो पागल टीवी में गन लेकर खड़ा है। तो कन्नन अपने आदमियों से कहता है कि दुकान बंद करो और कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। अब स्टूडियो में नैना उसे पूछती है कि तुम किससे मारने वाले हो? तो वह कहता है उसका नाम अलगर है। यहाँ स्टूडियो का डायरेक्टर हेडफोन के माइक से नैना को कहता है कि तुम चुपचाप उसे अपनी बातों में उलझा कर रखो, इस लाइव प्रोग्राम को देखकर पुलिस हमारी मदद करने के लिए जरूर आएगी। अब दूसरे चैनल के न्यूज वाले ये न्यूज लोगों को बताने लगते हैं कि एक अनजान आदमी ने लाइव टेलीकास्ट को हाईजैक कर लिया है। उस स्टूडियो में 20 से ज्यादा लोग एक एक्टर के साथ फंसे हुए हैं। अब स्टूडियो के बाहर इंस्पेक्टर कबीर तुरंत ही इस ऑफिस का पूरा मैप मंगाता है
और वो लोग अंदर जाने की प्लानिंग करने लगते हैं। यहाँ स्टूडियो के अंदर वो आदमी अपनी लिखी हुई 4-5 किताबों के नाम बताता है। वो नैना से पूछता है कि क्या तुमने इन किताबों को पढ़ा है। नैना कहती है कि नहीं सर, मुझे इन किताबों के बारे में नहीं पता। क्या तुम एक लेखक हो? तो वो आदमी कहता है हाँ, एक असफल लेखक। 10 से 15 साल में मैंने लगभग 5 से 6 किताबें लिखी, लेकिन पब्लिशर ने कहा कि इसमें कोई भी क्रिएटिविटी नहीं है। मेरे इतने सालों की मेहनत, रिसर्च, ट्रैवल, उन्होंने 10 मिनट में अपना फैसला सुनाकर उसे बर्बाद कर दिया। फिर वो नैना से पूछता है तुम्हारा फोन कहाँ है। नैना कहती है कि यहाँ पर इंटरव्यू चल रहा था, इसलिए फोन स्विच ऑफ है। वो फोन को ऑन करता है तो तुरंत ही पुलिस का कॉल आता है। ऑफिसर कबीर उसे पूछता है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, तुम्हारी डिमांड क्या है, लेकिन वो तुरंत ही फोन स्विच ऑफ कर देता है। नैना उसे कहती है कि तुम्हें अपनी डिमांड उन्हें बतानी चाहिए थी, तुमने फोन कट क्यों किया, क्या तुम ये सब कुछ पब्लिसिटी स्टंट के लिए कर रहे हो। वो आदमी कहता है मैंने बहुत ही मेहनत से वो किताबें लिखी थी, मैं चाहता था कि हर कोई उसे पढ़े, उन किताबों की तारीफ हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए अब मैं एक ऐसी किताब लिख रहा हूँ जिसके कहानी में तुम सभी लोग किरदार हो, और ये ऐसी किताब होगी जिसे दुनिया याद रखेगी। परफेक्ट क्राइम स्टोरी। यहाँ पर जो होने वाला है ये तो बस एक शुरुआत है। सीरियल किलिंग। आज से हर शाम अगले 5 दिन तक मैं 5 किरदारों को मारूंगा। हत्या होने के 1 घंटे पहले मैं उसका नाम बताऊंगा। हत्या होने के 1 घंटे पहले मैं उसका नाम बताऊंगा जिसे मैं मारने वाला हूँ। चाहे तो उसे बचाने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन कोई उन्हें बचा नहीं पाएगा। तो नैना कहती है यह है तुम्हारी क्राइम स्टोरी, काफी बकवास है। मुझे लगता है कि उन पब्लिशर ने तुम्हारी किताबें पब्लिश ना करके सही किया। ऐसे तो बहुत सारे केसेस मिल जाएंगे। तुम्हारी कहानी में क्या नया है, तुम्हारी स्टोरीज भी पुरानी ही है। तो ये बात सुनकर वो आदमी हंसने लगता है। नैना उसे समझाती है देखो तुम पुलिस को सरेंडर कर दो, तुम्हें 4-5 साल की जेल होगी, वहां पर बैठकर किताबें लिखना। तब यहाँ पर ऑफिसर कबीर अपनी टीम के साथ अंदर घुसकर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है। यहाँ स्टूडियो का डायरेक्टर वहां पर बैठे हुए ऑडियंस के लोगों की नाम की लिस्ट निकालता है, तो उनमें कोई भी अलगर नाम का व्यक्ति नहीं था। अब यही बात वो नैना को बताता है। फिर नैना शॉक हो जाती है और उस आदमी से कहती है कि क्या तुम ही अलगर हो? थोड़ी देर पहले तुमने कहा था कि तुम अलगर को मारने वाले हो, लेकिन अगर तुम्हारा नाम अलगर है तो पहले तुम ही मर जाओगे, तो वो बाकी 5 लोग कैसे मरेंगे? अलगर कहता है मैडम दिमाग घूम गया ना, यही तो असली मिस्ट्री है। तुम इस घटना की मुख्य साक्षी हो, तुम्हें सब कुछ लोगों को डिटेल में बताना होगा। मैं इस कहानी का विलन हूँ और हीरो की एंट्री जल्दी होने वाली है, लेकिन वो भी ये सब कुछ रोक नहीं पाएगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, शुरू हो रही है मेरी क्राइम कहानी। ऐसा कहते हुए वो आदमी खुद को ही गोली मार देता है। इतने में पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है, लेकिन तब तक अलगर ने खुद को मार दिया था। फिर उसके अगले सीन में हम देखते हैं कमिश्नर अपने मुख्य ऑफिसर के साथ बात कर रहा होता है। ऑफिसर बॉबी कहता है कि सर वो आदमी अलगर तो मर चुका है, टेक्निकली ये केस खत्म तो हो गया है, लेकिन आगे क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। हम उसकी कही हुई बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आगे इस केस को हैंडल करने के लिए हमें एक होनहार ऑफिसर की जरूरत है। कमिश्नर कहता है कि तुमने सही कहा, एक ऐसा ऑफिसर जिसे ऐसे केस सॉल्व करने का तजुर्बा होना चाहिए। तो यहाँ पर नाम निकल कर आता है डीसीपी नंबी का। तो अगले ही सीन में हम नंबी को देखते हैं। वो कुछ लोगों को मार पीट रहा था क्योंकि ये लोग ड्रग्स की डीलिंग कर रहे थे। अब वो उन लोगों को पकड़वा कर सीधा वहां से फैमिली कोर्ट की तरफ आता है। दरअसल उसकी पत्नी अनीता उसे तलाक देना चाहती थी। अब ऑफिस के अंदर अनीता जज साहबा से कहती है कि मैडम शादी चलाने के लिए रिश्ता दोनों तरफ से निभाना चाहिए, लेकिन जब से मेरी शादी हुई है तब से आदमी सिर्फ काम 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 ही कर रहा है। मैंने इसे समझाने की कोशिश की तो मुझ पर चिल्लाता है, हफ्तों तक घर पर नहीं लौटता, केस के सिलसिले में बाहर ही रहता है। तो ऐसे में मैं इससे तंग आ गई हूँ, मुझे इससे तलाक चाहिए। अब जज नंबी से कहती है कि देखो ऑफिसर, रिश्ता चलाने के लिए दोनों तरफ से एफर्ट डालने पड़ते हैं। क्या सच में तुम दोनों डिवोर्स लेना चाहते हो? तो अनीता हाँ कहती है, लेकिन नंबी ना कहता है। तभी अनीता का वकील कहता है मैडम मेरी क्लाइंट सीधे तरीके से अलग होना चाहती है, लेकिन नंबी सर उसे कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। उन्हें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ फैसला लेना होगा, वरना मेरी क्लाइंट इस वजह से सफर हो रही है। तो जज उन्हें कहती है कि मैं तुम दोनों को 3 दिन का समय देती हूँ, तुम्हारा जो भी फैसला है मुझे बता देना। अब ये दोनों वहां से बाहर जा रहे होते हैं, तभी नंबी को ऑफिस से कॉल आता है। उसका सीनियर ऑफिसर उसे इस केस के डिटेल के बारे में बताता है और वो निकल पड़ता है। अब यहाँ पर हमें उन दोनों की लव स्टोरी दिखाई जाती है। नंबी एक केस के सिलसिले में क्राइम सीन पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गया था, तो वहां पर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में अनीता काम करती थी। वो भी लाश का इंस्पेक्शन करने के लिए वहां पर आई थी। उसी दौरान इन दोनों की मुलाकात हुई। फिर ये दोनों एक पार्टी में मिले, वहां पर उनकी अच्छी बात हुई, दोस्ती हुई। फिर क्या था, ये लोग बार बार मिलने लगे और इसी तरह से उन दोनों में प्यार हो गया। फिर अच्छी तरीके से उनकी शादी हो गई। शादी के 1-2 साल रिश्ता अच्छा चला, लेकिन फिर बाद में नंबी अपने काम में बहुत बिजी रहने लगा। केस के सिलसिले में नंबी को 3-4 महीने तक बाहर ही रहना पड़ता। वो अनीता को टाइम नहीं दे पा रहा था और इस वजह से अनीता उससे नाराज रहने लगी। अनीता ने उससे इस बारे में बात की
जब भी वो घर पर आता था तो इसी बात पर उनकी लड़ाई होने लगी। अब नंबी ने अनीता से शादी से पहले अपने काम के बारे में सब कुछ पहले ही बता दिया था कि वो एक बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर है, उसे पूरा शहर संभालना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि उन दोनों को ज्यादा टाइम नहीं मिल सकता था और नंबी हर वक्त अपनी पत्नी के साथ नहीं रह सकता था। तो ये झगड़ा बहुत बढ़ गया और उन दोनों पर डिवोर्स लेने की मुसीबत आ गई। नंबी ने उसे कहा था कि मेरे दिमाग में हजारों बातें चलती रहती है, मैं पुलिस बनकर केस में ध्यान दूं या फिर यहाँ घर पर तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूं। अब दोनों ही अपने अपने जगह पर सही थे, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी बनती जा रही थी कि ये रिश्ता निभाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। लेकिन एक बात थी, नंबी अभी भी अनीता से बहुत ज्यादा प्यार करता था। अब उसके बाद हम देखते हैं नंबी उस आदमी अलगर के घर पर पहुंच जाता है। वहां पर बाकी के ऑफिसर और मीडिया वाले भी आ गए थे। अब ये लोग उसके घर पर छानबीन करते हैं, आस पड़ोस में उस आदमी के बारे में पूछताछ करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि अलगर की पत्नी पहले ही गुजर चुकी है। उसका 18-19 साल का सूर्या नाम का एक लड़का है जो कि अपने मौसी के घर पर रहता है। तभी यहाँ पर एक कांस्टेबल को जलते हुए सामान में एक डायरी मिलती है जो कि आधी जली हुई थी, लेकिन उसे चेक करने पर उसके अंदर कुछ भी लिखा नहीं था। अब यहाँ पर ये लोग जो भी सामान मिलता है उसे अपने साथ ले जाते हैं। फिर वहां से नंबी नैना से पूछताछ करने के लिए जाता है। तो नैना ने अपने सामने जो कुछ भी स्टूडियो में होता हुआ देखा था वो उसे सब कुछ बता देती है। वो कहती है कि उसने मुझे कहा था, जिस पे थोड़ा सोचने पर मुझे लगता है कि तुम ही इस कहानी के हीरो हो जो उसके क्राइम को रोकने की कोशिश करोगे। अब नंबी वहां से कमिश्नर और सीनियर ऑफिसर के पास जाता है। तो अब तक उसे जितनी भी जानकारी मिली थी वो उन्हें सब कुछ बता देता है। कमिश्नर उसे कहता है तुम जल्दी से इस केस को संभालो और वो आदमी मरने के बाद 5 लोगों को कैसे मारने वाला है, वो लोग कौन है, किस तरह से मरेंगे, उसका क्या प्लान है, ये सब कुछ पता करो। तुम्हें जितनी बड़ी टीम चाहिए वो सब कुछ ले लो, जो पावर चाहिए उसे इस्तेमाल करो, लेकिन इलेक्शन आ रहे हैं उससे पहले जल्दी से इस मैटर को खत्म करो। अब देखते ही देखते रात हो जाती है और 7 बज जाते हैं। तभी अचानक कुछ जगह पर अलगर की वीडियो चलने लगती है। ट्रैफिक सिग्नल पर, न्यूज चैनल पर, मोबाइल पर लोग अपने आसपास उसी की वीडियो देखने लगते हैं। अब अलगर तो मर चुका था, लेकिन उसकी वीडियो कैसे प्ले हो रही थी ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो सब लोगों को कहता है कि तुम लोगों ने मुझे हल्के में लिया, मैंने जैसे क्राइम स्टोरी बताई है वैसा ही होगा और पहले इंसान का नाम है अशोक, और तुरंत ही वो वीडियो बंद हो जाती है। अब उसकी बात सुनते ही चारों तरफ हल्ला मच जाता है। अब ये अशोक कौन है? पुलिस भी सोच में पड़ जाती है कि 1 घंटे के अंदर हम अशोक को कैसे ढूंढेंगे। ऐसे तो हमें अशोक नाम के हजारों लोग मिलेंगे, लेकिन उनमें मरने वाला अशोक कौन होगा। लेकिन फिर भी पुलिस जांच में लग जाती है। पब्लिक भी अपने सर्कल में अशोक नाम के जितने भी लोग हैं उन्हें सेफ रहने के लिए कहते हैं। उसके बाद हमें मिनिस्टर के घर का सीन दिखाया जाता है, क्योंकि दोस्तों मिनिस्टर का नाम भी अशोक होता है। वो पुलिस को डांटने लगता है, कहता है कि तुम लोगों को कैसे भी करके मुझे बचाना होगा, अगर मुझे कुछ हो गया तो पूरे शहर में डर का माहौल बन जाएगा, अगर जनता को संभालने वाला नेता ही मर जाएगा तो लोगों का हम पर से विश्वास ही उठ जाएगा। उसके बाद ऑफिसर नंबी बॉबी सर से कहता है कि सर ये अलगर का प्री रिकॉर्डेड वीडियो होगा और मुझे नहीं लगता कि वो मिनिस्टर को टारगेट करेगा, ऐसा होता तो वो मीडिया में आकर ये बात नहीं बताता। अब ये लोग वो अशोक कौन है उसे ढूंढने में लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि लंगड़ाकर चल रहा था। वो एक फोन बूथ के अंदर जाता है और कॉल करने लगता है। वो कॉल लगता है उसके बेटे और बहू के घर में। बेटा और बहू घड़ी की तरफ देखते हैं, 8 बज रहे थे, लेकिन वो लोग फोन को नहीं उठाते, उसे इग्नोर करने लगते हैं। अब 2-4 बार फिर से रिंग होती है और उनकी बच्ची फोन उठाती है। वो बच्ची अपने दादाजी से बात करके बहुत खुश हो जाती है और दादाजी भी। असल में दादाजी ने अपने पोती से ही बात करने के लिए कॉल किया था, लेकिन दोस्तों तभी अचानक वो फोन बूथ ब्लास्ट हो जाता है और दोस्तों इसी आदमी का नाम होता है अशोक, जिसकी कि अब मौत हो चुकी थी। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं ये खबर पुलिस को मिलती है और नंबी उस लोकेशन पर पहुंचकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। तब उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर एक सेल्फ एक्शन एक्सक्लूजन मेथड का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से ब्लास्ट हुआ। नंबी अपनी टीम से कहता है इस आदमी अशोक और अलगर के बीच में क्या रिश्ता था ये पता करो, और ये भी पता करो कि ये एक्सप्लोसिव डिवाइस कहाँ से सप्लाई हुआ था। और आजकल तो फोन बहुत कौन इस्तेमाल करता है, हर किसी के पास तो मोबाइल होते हैं, तो ये आदमी यहाँ पर फोन करने के लिए क्यों आया था, इसका बैकग्राउंड क्या है, सब कुछ पता करो। अब दोस्तों जैसा कि अलगर ने कहा था, पहले दिन उसने खुद को मार दिया, दूसरे दिन रात को अशोक नाम के बूढ़े आदमी की मौत हो गई, और अब हम देखते हैं आज होता है तीसरा दिन। हम सुबह के टाइम में उस सूर्या नाम के लड़के को देखते हैं जो बस में बैठकर कहीं जा रहा था। फिर वो किसी जगह पर उतरता है और वहां से सामान लेकर जाने लगता है, लेकिन इतने में यहाँ पर पुलिस उसे पकड़ लेती है। उसके बाद नंबी और उसकी टीम उस बूढ़े आदमी अशोक के घर पर जाकर तलाशी लेते हैं। उन्हें वहां पर जो भी सामान मिलता है और आस पड़ोस में पूछने पर उन्हें पता चलता है कि अशोक ने 1995 में आर्मी ज्वाइन की थी और वो हाल फिलहाल में 4 साल पहले ही रिटायर हुआ था। लड़ाई में उसका एक पैर डैमेज हो गया था, इसलिए वो लंगड़ा कर चलता था। उसके बेटे और बहू ने उसे घर से निकाल दिया, इसलिए वो छोटी मोटी गार्ड की जॉब करके यहाँ पर अकेला रहता था।
फिर नंबी ऑफिसर के पास आकर सारी जानकारी बताता है। अलगर ने उस फोन बूथ में आरडीएक्स एक्सप्लोजिव बम रखे हुए थे, जिससे कि वो फोन बूथ ब्लास्ट हो गया। कमिश्नर पूछता है कि उसके मैसेज वीडियो कहाँ से आ रहे हैं। नंबी बताता है कि उसने प्ले सर्वर हैक कर लिया है। वो सिर्फ राइटर नहीं है, बल्कि आईसीआर ड्रॉप आउट इंजीनियर है, हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, और आज की टेक्नोलॉजी को हैक करके वो इस वीडियो को प्ले कर रहा है। दुनिया में जो हमारे कनेक्शन फैले हुए हैं, उन डिवाइस को हैक करके सब कुछ किया जा सकता है, और मरने से पहले उसने ये सब कुछ सेट करके रखा होगा। फिर कमिश्नर पूछता है कि क्या अलगर के मरने के बाद उसकी कोई मदद कर रहा है। फिर नंबी कहता है कि हमने उसके बेटे सूर्या को पकड़ा और पूछा। सूर्या ने कहा कि उसके पिता पिछले कुछ सालों से बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहे थे, उन दोनों की जमती नहीं थी। फिर उसकी माँ के गुजर जाने के बाद वो अपनी मौसी के पास रहने के लिए चला गया। इससे ज्यादा उसे कुछ नहीं पता, और वो इस प्लान में शामिल नहीं है। फिर जिस बूढ़े आदमी अशोक की मौत हुई थी, उसके बेटे और बहू से पूछताछ की जाती है, क्या वो लोग अलगर को जानते थे। तो वो लोग कहते हैं कि हम किसी अलगर को नहीं जानते। अब नंबी उन दोनों को पुलिस स्टेशन में दिन भर वैसे ही बैठा कर रखता है, क्योंकि इस बेटा और बहू ने अपने पिता को ही घर से निकाल दिया था। उसके बाद हम देखते हैं अलगर ने मरने से पहले कहा था कि उसकी मास्टरपीस आर्यन नाम की किताब बहुत ही फेमस होगी, लेकिन अभी तक वो किताब पब्लिश नहीं हुई है। फिर वो शहर के पब्लिशर के पास जाता है और इन किताबों के बारे में पूछता है। पब्लिशर बताता है कि अब अलगर तो मर गया है, लेकिन इन किताबों की रॉयल्टी किससे मिलेगी ये पता नहीं। उसने एक दिन मुझे कहा था कि समय आने पर एक वकील के जरिए सब कुछ पता चल जाएगा। फिर वहां से नंबी एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाता है अलगर की साइकोलॉजी समझने के लिए, लेकिन वो डॉक्टर बताती है कि अलगर ने तो साइकोलॉजी के सारे रूल ब्रेक कर दिया है। मरने के बाद उसने जिस तरह से क्राइम सेट किया है, उसे देखकर उसके थिंकिंग पैटर्न कुछ भी समझ नहीं आ रहे कि अगले पल वो क्या करने वाला है। खैर, अब शाम हो जाती है और 7 बज जाते हैं। कुछ लोग टीवी देख रहे होते हैं कि तभी अचानक टीवी पर अलगर का वीडियो आता है। अलगर बताता है कि आज का किरदार है रजिया। अब यहाँ पर कमिश्नर परेशान हो जाता है। वो नंबी से कहता है कि अगर ये दूसरा मर्डर हो गया तो शहर में दहशत फैल जाएगी, लोग हमें ही दोषी ठहराएंगे तो हम उन्हें संभाल नहीं पाएंगे। तुम तुरंत इस काम में लग जाओ और ये लड़की कौन है उसे ढूंढो। वही दूसरी तरफ हम भरतनाट्यम कंपटीशन में कुछ लड़कियों को तैयारी करते हुए देखते हैं, तो उनके बीच में एक सुंदर लड़की को दिखाया जाता है। वो खुद तैयार होती है और स्टेज पर जाकर परफॉर्मेंस देने लगती है। यहाँ नंबी अपनी टीम को काम पर लगाता है। इस नाम की जितनी भी लड़कियां स्टेट में मौजूद है उन्हें ढूंढने के लिए कहता है। तो पुलिस कंट्रोल सिस्टम से अपने कनेक्शन का यूज करते हुए सारी ताकत लगाकर डाटा को छानने लगते हैं। उन्हें रजिया नाम का जितना भी डाटा मिलता है, तुरंत ही उस लोकेशन पर पहुंचकर उस लड़की को ढूंढने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि डांस करते हुए उस लड़की के नाक से खून बहने लगता है, और वो लड़की अचानक ही स्टेज पर डांस करते हुए बेहोश हो जाती है। लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि उसकी मौत हो गई है। अब उसके नेक्स्ट डे यानी कि चौथा दिन पोस्टमार्टम डॉक्टर से नंबी को पता चलता है कि लड़की के शरीर में साइनाइड पॉइजन मिला है, जिसकी वजह से वो मर गई। दरअसल दोस्तों, रजिया ने जो मेकअप किट यूज किया था, तो उसके सामान में वो पॉइजन मिक्स किया हुआ था। उसके बाद पुलिस रजिया के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने लगती है, जैसे कि उसके कांटेक्ट में कौन कौन लोग थे, इससे पहले उसके कहाँ शो हुए थे, और उससे पॉइजन कौन दे सकता है। तो छानबीन करते वक्त पुलिस को पता चलता है कि रजिया एक स्कूल टीचर थी और साथ ही वो बच्चों को फ्री में भरतनाट्यम सिखाती थी। लेकिन उसके जात वालों ने एक मुसलमान लड़की भरतनाट्यम कैसे सिखा सकती है ऐसा कहकर उसका विरोध किया। उसका मुंह काला करके उसे बहुत भला बुरा कहा। उसके स्कूल के जगह पर भी और समाज के लोग भी उसे ताना मारने लगे। तो इस घटना से वो बहुत ही आहत हो गई थी, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे खुद को संभालते हुए शांति से अपना काम कर रही थी। लेकिन अब उसके पॉइजन की वजह से मौत हो गई। अब उसके बाद नंबी अपनी टीम से कहता है कि जैसे ही हमें मरने वाले का नाम पता चलेगा, हमें जनता के नाम और सरकारी डेटाबेस से उनके पर्सनल डिटेल तक जल्द ही पहुंचना होगा। हमें इस तरह की एक सिस्टम तुरंत ही तैयार करनी होगी। अब उनकी साइबर टीम इस तरह की सिस्टम तैयार करने में लग जाती है। उसके बाद एक ऑफिसर नंबी को कॉल करता है और बताता है कि सर, हमने कन्नन और उसके भाई बाली के बारे में पता कर लिया है। वो दोनों समंदर के आसपास के एरिया को पूरी तरीके से कंट्रोल करते हैं। आप तुरंत यहाँ पर आ जाइए, वरना वो दोनों समंदर के अंदर भाग जाएंगे। फिर क्या था, नंबी तुरंत ही उस इलाके में पहुंचता है। कन्नन उसे देखकर घबराकर भागने लगता है। वो अपने आदमियों के पास पहुंचता है तो उसके लोग कन्नन को बचाने के लिए नंबी से फाइट करने लगते हैं, लेकिन नंबी उन सभी लोगों की हड्डी पसली तोड़ देता है। फिर कन्नन को मारने पीटने के बाद वो बताता है कि जी हाँ सर, उस पागल आदमी अलगर ने मुझसे साइनाइड पॉइजन लिया था। साइनाइड किसी को भी ऐसे ही नहीं मिलता, लेकिन जब उसने मुझे बहुत सारे पैसे दिए तो मैंने लालच में आकर साइनाइड उसे दे दिया था। और दोस्तों, इसी दवाई के बारे में कहानी की शुरुआत में एक बंदा कन्नन को बता रहा था, जिस वजह से ये लोग अंडरग्राउंड हो गए थे। लेकिन अब यहाँ पर पता चल जाता है कि अलगर ने लोगों को मारने के लिए इन लोगों से साइनाइड लिया था। अब उसके बाद हम देखते हैं 5 बज जाते हैं और किसी सिस्टम से धड़ाधड़ मैसेजेस सब लोगों के फोन पर आने लगते हैं। उसे ओपन करने पर अलगर का ही वीडियो होता है। अलगर बताता है कि अगला नाम है युवराज। तो नंबी और उसकी
टीम तुरंत अपने सिस्टम में युवराज को ढूंढने लगती है। स्टेट की पब्लिक भी युवराज नाम के अपने दोस्तों को कांटेक्ट करती है। अब पुलिस को जितने भी युवराज नाम के लोग मिलते हैं वो उन्हें पकड़कर सेफ रखने की कोशिश करते हैं। तो ये सब कुछ करने में 2-3 घंटे बीत चुके थे। तो वो लोग ये बात नोटिस करते हैं कि अभी तक किसी की मौत नहीं हुई है। तो लगता है कि अलगर का मिशन फेल हो गया। अब रात को नंबी की टीम उसे कहती है कि सर आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए, 4 दिनों से लगातार आप काम कर रहे हो। अब नंबी थोड़ा सा थका हुआ था, लेकिन उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी। फिर अगला दिन होता है डे 5। यहाँ समंदर में हम 2 गोताखोरों को देखते हैं जो कि पानी के अंदर चले जाते हैं। उसके थोड़ी देर बाद में नंबी को एक खबर मिलती है और वो तुरंत ही उस लोकेशन पर पहुंचता है। तो वहां पर उसे पता चलता है कि युवराज नाम के लड़के की मौत हो गई है और वो उसी गोताखोर में से एक लड़का था, यानी कि ये लोग उसे भी बचा नहीं पाए। अब बॉडी की जांच करने के बाद एक ऑफिसर नंबी को बताता है कि सर इस लड़के के सिलेंडर से किसी ने छेड़छाड़ की है। इस सिलेंडर में 20 से 30% नाइट्रेट होता है और बाकी का ऑक्सीजन, लेकिन इस सिलेंडर में तो 100% ऑक्सीजन भरा है। जिस तरह से हम हवा में सांस लेते हैं उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स होता है। 100% ऑक्सीजन शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तो इसी वजह से पानी के अंदर दम घुटने की वजह से इस लड़के की मौत हो गई और किसी को भी इसका रीजन समझ नहीं आया था। अब उसके बाद हम देखते हैं पुलिस ऑफिसर की बहुत बड़ी मीटिंग बिठाई जाती है। तो नंबी सब लोगों को बताता है कि ये मौतें देखकर मुझे एक पैटर्न नजर आ रहा है। जितने भी लोग मरे हैं उनका एक फिक्स रूटीन था, जैसे कि वो बूढ़ा आदमी अशोक हर 2 दिन में अपने पोती को कॉल करने के लिए फोन बूथ पर जाता था। रजिया नाम की महिला जो कि डांस प्रोग्राम करती थी वो अपना एक स्पेशल पर्सनल मेकअप किट यूज करती थी और वो युवराज नाम का लड़का अपना स्पेशल डाइविंग किट यूज करता था। तो इसके बारे में अलगर को पहले ही पता था। इन 5 लोगों को ढूंढकर उसने उनके ऊपर अच्छे तरीके से रिसर्च किए और उनकी ये आम बात ही उनके मरने की वजह बन गई। लेकिन अभी तक हमें उसने ऐसा क्यों किया ये पता नहीं चला है। उसकी मास्टरपीस किताब का नाम है आर्यन और आर्यन वर्ड में जितने भी लेटर आते हैं इन सब के नाम उसी लेटर से शुरू होते थे। तो उसने उन्हीं लोगों को मारा है। अब अगला लेटर है ए। अब उसके बाद यहाँ पर नंबी को अपनी पत्नी अनिता की याद आती है क्योंकि उसका नाम भी ऐसे ही शुरू होता है। वो घबराकर तुरंत ही उसे मिलने के लिए जाता है क्योंकि अब कुछ भी हो सकता था। वो उसे अपने सामने बिठाता है, अपनी वाइफ से जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगता है। अनिता भी उसे माफ कर देती है, लेकिन अब उनके रास्ते अलग हो गए थे। अनिता उसे कहती है कि मैं 2 दिन बाद यहाँ से फॉरेन जाने वाली हूँ, वहीं पर सेटल हो जाऊंगी। तो फिर यहाँ पर थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद नंबी वहां से निकल जाता है। उसके बाद 4 बज जाते हैं। यहाँ पुलिस स्टेशन में साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर अपने एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम का सेटअप लगाता है जिससे कि ये लोग मरने वाले आदमी के बारे में तुरंत ही जान पाएंगे। तो वही दूसरी तरफ हम मुकुंदन नाम के वकील को देखते हैं। अचानक ही उसे अपने ऑफिस में अलवर की वसीयत की फाइल मिलती है। तो वो तुरंत ही नंबी को बुलाकर उसे पढ़ता है। उसमें लिखा होता है कि अलगर का पैसा, प्रॉपर्टी, किताबें बेचने के बाद मिलने वाले पैसे और उन किताबों की रॉयल्टी, ये सब कुछ लोगों की मदद करने वाले अलग अलग एनजीओ को दिया जाएगा। तो उसके लिस्ट में 7 एनजीओ के नाम लिखे हुए थे। तो यहाँ पर नंबी को शक हो जाता है कि कहीं अगला टारगेट इन एनजीओ में से तो कोई नहीं है। अब ये अच्छा मौका है, हम अलगर से एक कदम आगे चल सकते हैं। वो तुरंत ही उन सभी एनजीओ के लोगों की लिस्ट निकालता है और उनमें से ए नाम के सभी लोगों को अलग करता है। अब 5 बज जाते हैं और तभी यहाँ पर अलगर का वीडियो सामने आता है। तो वो अगले किरदार का नाम बताता है आशा। अब ये लोग तुरंत अपने सिस्टम का यूज करते हुए आशा नाम की 4 महिलाओं का पता लगाते हैं। तो उनमें से एक आशा नाम की विधवा महिला होती है। वो हॉस्पिटल में 20 साल से नर्सिंग का काम कर रही थी। वहीं पर उसका पति भी वार्ड बॉय का काम करता था, लेकिन हाल ही में 4 साल पहले ही उसकी मौत हो गई। उसके पति को कोई अचानक ही गंभीर बीमारी हो गई थी, लेकिन इसके लिए आशा को उसके इंश्योरेंस के पैसे भी नहीं मिले। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। फिर ये महिला अकेली दुखी होकर रहने लगी। अब जैसे ही नंबे उस आशा का एड्रेस पता करता है वो लोग तुरंत ही वहां पर जाने लगते हैं। यहाँ आशा का पति आज के दिन ही मरा था। तो वो अपने घर से कैंडल लेकर शमशान की तरफ चली जाती है जो कि चर्च के पास था। कुछ ही देर में नंबी उसके घर पर पहुंचता है, उसे ढूंढता है लेकिन घर पर ताला था। पड़ोसियों से पूछने पर पता चलता है कि वो चर्च गई है। अब ये लोग तुरंत ही चर्च पहुंचते हैं। तो आशा कैंडल जलाकर अपने पति को याद कर रही थी। तो नंबी उसे बताता है कि हमें आपकी सुरक्षा के लिए भेजा गया है, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, आप हमारे साथ चलिए। इस तरह से वो आशा को गाड़ी में बिठाता है और खुद अपने बाइक की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी वो अपने हाथ में देखता है तो खून लगा हुआ था। वो घबरा जाता है और दौड़कर तुरंत ही गाड़ी के पास जाने लगता है। लेकिन दोस्तों तब तक आशा की मौत हो चुकी थी। फिर जांच के बाद हमें पता चलता है कि उसने अपने पति के कब्र पर जो 2 मोमबत्तियां जलाई थी उसमें से जहरीली गैस निकली जो उसके शरीर में गई और उसकी मौत हो गई। अब इन सारी घटनाओं से नंबी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो नैना से कहता है कि
वो अलगर आखिरकार मासूम लोगों को क्यों मार रहा है। हम सभी लोग मिलकर इतने प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को बचा नहीं पा रहे। लगता है मैं हार गया नैना। लेकिन नैना उसे हौसला देती है, कहती है कि नंबी, तुम हार नहीं मान सकते। अभी पांचवा इंसान बचा है, तुम्हें उसे कैसे भी करके बचाना होगा। समय के साथ लोग इस घटना को भूल जाएंगे, लेकिन तुम जो इस केस को हैंडल कर रहे हो, तुम इस केस को मरते दम तक याद रखोगे। तो तुम्हारे मन में कोई अफसोस नहीं रहना चाहिए। अगर एक भी इंसान को तुम बचा पाते हो तो तुम्हें शांति मिलेगी, इसलिए तुम्हें आखिर तक कोशिश करती रहनी चाहिए। तो नंबी भी फिर से इन्वेस्टिगेशन करने में लग जाता है। उसके बाद हम देखते हैं एक सफाई कर्मचारी महिला को गार्डन की एक जगह के नीचे मोबाइल मिलता है। वो तुरंत ही उसे पुलिस को दे देती है। उस मोबाइल को चेक करने पर उन्हें अलगर का मैसेज मिलता है। वो कहता है कि जिंदगी में कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिसे प्रोसेस करना आसान नहीं होता। मेरे कहानी के आखिरी किरदार का नाम है एन। एन फॉर क्या है मैं बताऊं आपको, नंबी सर। और तभी सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि कहीं आखिरी नाम नंबी सर का तो नहीं। नंबी कहता है एन से मेरा नाम शुरू होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका अगला टारगेट मैं हूँ। वो ये सब कुछ हमें भटकाने के लिए भी कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक है। लेकिन बाकी के ऑफिसर उसे कहते हैं कि सर अब हम कोई भी चांस नहीं ले सकते, आपकी सेफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नंबी भी उनकी बात मान लेता है, अपना सारा सामान जमा कर देता है। फिर वो अपनी टीम को आगे क्या करना है वो बताता है। बाकी के ऑफिसर्स जो एनजीओ होते हैं उन सभी लोगों को अलर्ट कर देते हैं। इसी दौरान नंबी को याद आता है कि एन से नैना का भी नाम आता है। वह तुरंत ही अपनी टीम को कॉल करके नैना को सुरक्षित रखने के लिए कहता है। अब यहाँ ऑफिस में नंबी दोबारा से अलगर की वीडियो देखने लगता है, तो बड़े ही गौर से देखने पर उसे टेबल पर एक नोटबुक दिखाई देती है और उसी तरह की नोटबुक उसे जली हुई हालत में उसके घर पर मिली थी। वो तुरंत ही उस सामान में से उस बुक को बाहर निकालता है, लेकिन उस पर कुछ भी लिखा नहीं था। तभी उसे आइडिया आता है और वो लाइटर जलाकर पेपर के पीछे रखता है, तो तुरंत ही अलगर का सारा प्लान उसमें दिखने लगता है। उस नोटबुक पर उसने सब कुछ लिखा था कि वो उन लोगों को किस तरह से मारेगा। उसके बाद नंबी तुरंत ही गाड़ी लेकर अलगर के घर पर पहुंच जाता है और रास्ते में अपनी टीम को तुरंत ही वहां पर आने के लिए कहता है। अब उस नोटबुक पर लिखे हुए प्लान के हिसाब से घर के अंदर घुसने पर उसे एक जगह पर खुफिया कमरा मिलता है। उसके अंदर जाने पर हम देखते हैं कि अलगर ने जमीन खोदकर अंडरग्राउंड एक जगह बना ली थी और वो वहीं से सब कुछ ऑपरेट कर रहा था। अब यहाँ पर अचानक ही नंबी एक ट्रैप में फंस जाता है। उस कांच के बॉक्स के अंदर पानी भरने लगता है। ऐसा लग रहा था कि अब दम घुटने की वजह से नंबी की मौत हो जाएगी। तभी उसे याद आता है कि उसके जेब में कुछ नुकीली चीज है, तो उसका इस्तेमाल करके हुए वो तुरंत ही उस कांच को तोड़ देता है। इतने में उसकी टीम वहां पर पहुंच जाती है। वो उन लोगों को बताता है कि उसका अगला टारगेट यही गई है, उसे ढूंढो, वो एन नाम की व्यक्ति यही होगी। अब वो लोग पूरी जगह पर ढूंढते हैं, तो एक जगह पर पैर के नीचे उन्हें कुछ अजीब सी आवाज आती है। तो नीचे एक लेयर होती है, उसे हटाने पर वहां गड्ढे के अंदर किसी इंसान को बेहोश हालत में रखा गया था। तो ये लोग तुरंत ही उसे अपने साथ ले जाते हैं। कहानी के एंडिंग में प्रेस मीटिंग बुलाई जाती है और यहाँ पर नंबी सब लोगों को बताता है कि आखिर में वो लोग एक इंसान को बचा पाए। अलगर के घर के अंदर उन्हें नलिनी नाम की एक ट्रांसजेंडर मिली और इन लोगों ने उसे बचा लिया है। अब नंबी सब लोगों को बताता है कि ये जितने भी लोग मरे हैं, अलगर पहले से उन सभी लोगों को पहचानता था। उसने उन लोगों की मदद करके उनसे दोस्ती कर ली थी। वो लोग क्या करते हैं, उनके रिश्तेदार कौन है, उनका रूटीन क्या है, इस सब के बारे में उसने रिसर्च कर ली थी और फिर उसने अच्छी तरीके से प्लान बनाकर उन लोगों को मार डाला। और दरअसल ये ऐसे लोग थे जिन पर समाज का ध्यान नहीं जाता। समाज में रहने वाले लोग, ये जो लोग मरे हैं, उन्हें कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट करते हैं। हमारे आसपास के कई सारे लोग, सफाई कर्मचारी, गड्ढे में से कूड़ा निकालने वाले, लोगों के घर में काम करने वाले नौकर चाकर, सिक्योरिटी गार्ड, हॉस्पिटल को संभालने वाला नर्सिंग स्टाफ, समाज में बच्चों की मदद करने वाली महिला, और वो युवराज नाम का लड़का मरा था। वो समंदर के आसपास कूड़ा फैलाने वालों के खिलाफ मिशन चलाता था, वहां पर साफ सफाई करता था, लेकिन लोग उल्टा उसे ही सुनाते थे। किसी ने उसकी मदद नहीं की। मतलब कि जितने भी ये 4 लोग मरे थे, उन लोगों को समाज ने दुख ही दुख दिया। लोगों ने उन्हें इतने ताने दे, उनकी जिंदगी बहुत ही मुश्किल कर दी। उनका जेकर कोई भी फायदा नहीं था और अलगर तो पहले से ही साइको था ही, तो उसने इन लोगों को टारगेट करके अपने मिशन के लिए उन्हें इस्तेमाल किया और मीडिया के सामने जाकर बताया कि मैं क्राइम करने वाला हूं। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि दुनिया का ध्यान इन लोगों के ऊपर जाए, ताकि ऐसे लोग जो समस्या फेस कर रहे हैं उसके बारे में लोगों को पता चले, बड़े बड़े लोग इनके बारे में सोचे और इन छोटे लोगों के लिए कुछ काम करे। अब मीडिया नंबी से पूछती है कि क्या अलगर ने जो भी किया वो सही किया, तो नंबी कहता है कि लोगों की मदद करने का उसका मकसद था, यह अच्छी बात थी, लेकिन उसका तरीका पूरी तरीके से गलत था। कुछ भी हो जाए, कोई भी इस तरह से किसी को मार नहीं सकता। और अब उसके बाद ये केस क्लोज हो जाता है। आखिरकार इस केस में 5 लोगों में से एक इंसान को बचा लिया गया था और ये न्यूज पूरे शहर में फैल जाती है। अब एंडिंग में हम देखते हैं कि अचानक ही किसी तरीके से अलगर की आर्यन नाम की किताब पब्लिश हो जाती है। तो उसकी एक कॉपी पढ़ने के बाद डीसीपी नंबी के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों उसकी किताब में
एन का मतलब नंबी ही लिखा था। ये देखकर नंबी शॉक रह जाता है और ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। अब दोस्तों आपको क्या लगता है आगे नंबी के साथ क्या होगा? क्या उसकी मौत हो जाएगी? आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप वॉचिंग।